नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग हमारी लक्ष्य यूपीएससी पीटी 2022 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीरीज शुरू कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि स्टडी आईक्यू पे आपने हमारा इनिशिएटिव लक्ष्य जरूर देखा है। लक्ष्य में पॉलिटी की सीरीज आ चुकी है, इंटरनेशनल रिलेशंस दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज आ चुकी है। इस इनिशिएटिव से हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करें। यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर किया जाता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपकी प्रीलिम्स में मदद मिले। आप प्रीलिम्स सक्षमता से अटेम्प्ट करें। बड़ी जल्दी एग्जाम है, जून 5 2022 को एग्जाम आ रही है। सो वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब तो ये आपको काफी मदद करेगी रिवीजन में। लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, तो जरूर इस सीरीज को देखिएगा। इस सीरीज से आप करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कैसे करें ये जरूर जान पाएंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको डेटा तो मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे कि व्हाट आर द डायमेंशंस, किन किन डायमेंशंस में आपको किसी भी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना पड़ता है। नॉर्मली यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके 2 सवाल होते हैं। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सबसे पहला सवाल तो होता है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्किप कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि बहुत सभी लोगों को लगता है कि ये कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम क्यों डाले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतनी ज़्यादा नहीं है। ये सारी मिसकॉन्सेप्शन जरूर होती है। और अगर जो प्रिपेयर करते भी है उनमें एक और डाउट होता है कि सर प्रिपेयर कैसे करें। तो आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में जरूर एक आइडिया मिलेगी कि हाउ टू फोकस ऑन थिंग्स स्पेशली फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। यानी कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़े, आपका उद्देश्य काफी क्लियर होना चाहिए। अगर आप प्रिलिमिनरी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से कौन सा डेटा जरूरी होता है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इन डेप्थ और क्या क्या एनालिसिस करनी पड़ती है, ये आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग आपको प्रीलिम्स के लिए मदद जरूर करेंगे। ये रहेगा उद्देश्य हमारी इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, और इस सीरीज में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अ लिटिल। देखिए, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं खुद भी एस्पिरेंट था। 4 बार मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस दिया है, 3 बार इंटरव्यू दिया है, और 2017 से मैं बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुका हूँ टुवर्ड्स दी सक्सेस। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। चलिए चर्चा शुरू करते हैं विद सिलेबस। आई नो इट्स वेरी लेट, बट इस डिस्कशन से मैं क्या बताना चाहता हूं आपको ये समझ में आएगा। देखिए, सिलेबस जब आप देखोगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, क्योंकि हम लोग पीटी 2022 की बात करें, प्रीलिम्स, राइट, इसमें सबसे आखिरी आपको चीज मिलेगी जनरल साइंस। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स तो है ही, अब यहाँ पे आपको जनरल साइंस और करंट अफेयर्स जोड़ देना है। जनरल साइंस में मेरा अजम्पशन ये है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। साउंडली आपने जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, ये आपने कवर कर लिया, और उसी सीक्वेंस में कवर किए, क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इज अ लिटिल मोर, आई से, राइट। तो ये बेसिक आइडिया आपके पास है, और हम आज करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब मैंने डिस्कशन शुरू की थी एक पर्टिकुलर सवाल से। एस्पिरेंट्स बहुत बार एक सवाल पूछ देते हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे पढ़े, बहुत वास्ट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पढ़े कि नहीं, स्किप करें क्या? मैं कहूँगा यूपीएससी एग्जामिनेशन में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी दुख हो जाता है। देखिए, अगर आप बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करें पिछले 6 सालों के क्वेश्चन पेपर, 6-7 सालों के क्वेश्चन पेपर अगर हम लोग देखें 2015 से 2021 तक कंटिन्यूसली, यू कैन सी हियर द नंबर्स। पिछले 5 से 6 सालों में ऑन एन एवरेज 10 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर क्वाइट कनेक्टेड, और 10 सवाल मेक और ब्रेक हो जाते हैं। एक सवाल मेक और ब्रेक हो जाता है, 0.33 मार्क्स मेक और ब्रेक हो जाता है यूपीएससी में। तो 10 सवाल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप स्किप करें। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी से रिवीजन सेशन देख सकते हैं, ये आपको जरूर मदद करेगा इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। इनफैक्ट चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं। लेट अस लुक एट आवर वेबसाइट एंड लेट अस लुक एट सम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज दैट वी ऑफर। चलिए हमारी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं,
प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन अ कंट्री, यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं, वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। तो चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक है कॉमेट से जुड़ा हुआ, धूमकेतु से जुड़ा हुआ बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। राइट, एक छोटी सी न्यूज है, एक कॉमेट है बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट विच इज हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि अर्थ की तरफ वो हेड कर रहा है। तो इतनी जरूरी क्या बात है सर, धूमकेतु तो बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली ये बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में आने की क्या ज्यादा है? ऑफ कोर्स ज्यादा है, क्योंकि देखिए धूमकेतु तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉमेट्स या फिर धूमकेतु होते हैं जो जरूरी बन जाते हैं हमारे लिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव, जैसे हेलीज कॉमेट, रोजेटा, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉमेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग अलग अलग डायमेंशंस को जानेंगे जो हमें फोकस करने की जरूरत है। इस न्यूज से हमें दूसरे पेरिफेरल इश्यूज जो है, जो हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, उन चीजों को कनेक्ट करना है। यही चीज आप सीखोगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। तो हम लोग बात करने वाले हैं बर्नार्डिनेली कॉमेट के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि सर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट? नहीं, ऐसा सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि इस कॉमेट से जुड़े हुए सवाल नहीं आएंगे शायद, लेकिन इस कॉमेट यानी कि धूमकेतु जो कॉन्सेप्ट है उससे जुड़े हुए सवाल जरूर आ सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस बॉडीज जो है उनसे जुड़े हुए सवाल जरूर आ सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन। अगर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आ गया तब भी आपकी मदद होगी इन प्रिपरेशन, तब भी आपकी मदद होगी इन पेपर, राइट। चलिए बात करते हैं बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट के बारे में। व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट दिस? इसका नाम है 2014 इवेंट 271, राइट। नासा ने नेम दिया हुआ ये, इसको बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन हम लोग इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? देखिए नॉर्मली जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे धूमकेतु आते हैं, आपने स्काई में देखा होगा, राइट। रात में आकाश में देखोगे तो धूमकेतु वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी धूमकेतु क्यों है? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमेट दैट वी हैव एवर सीन। दिस इज 50 टाइम्स बिगर देन एन एवरेज कॉमेट, यानी कि जो एक एवरेज धूमकेतु होता है उससे 50 गुना बड़ा है। इसका वजन है अप्रोक्सीमेटली 500 ट्रिलियन टन्स एंड दैट्स टिपिकली अबाउट 100,000 टाइम्स मोर देन अ टिपिकल कॉमेट, यानी कि जो भी छोटे मोटे जो धूमकेतु आते हैं उससे कम से कम 1,00,000 गुना हैवी कॉमेट है। इसीलिए ये बहुत जरूरी बन जाता है। एक कंपैरिजन करते हैं। देखिए हम लोग कहते हैं कि एंशियंट टाइम्स में या फिर बहुत ही पुराने टाइम में डायनासोर्स थे। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए? एक एस्टेरॉयड ने आकर अर्थ पे हिट किया था, इसकी वजह से डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, ये कहते हैं। अब जिस एस्टेरॉयड ने हिट किया था अपेरेंटली उसका साइज 6 मील था, और यहाँ पे ये जो हम लोग बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट की बात कर रहे हैं ये अपेरेंटली 80 माइल्स वाइड है। यहाँ पे 62 लिखा हुआ है, लेकिन अभी आफ्टर रिसर्चर्स आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 80 माइल वाइड, 80 मील इसका डायमीटर है। इतना बड़ा ये कॉमेट है। और अगर हम लोग धूमकेतु की बात करें, कॉमेट्स की बात करें, सबसे बड़ा जो नोन कॉमेट है इसमें सेकंड नंबर पे आता है UN 2014, UN 271, दैट इज 2014 271 नंबर का जो कॉमेट है, दैट इज आर कॉमेट, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। ये सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आता है 95P शिरॉन। अब 95P शिरॉन को बहुत से लोग एक मिनी प्लैनेट भी कहते हैं, मिनी प्लैनेट कम कॉमेट, राइट। 218 मील इसका डायमीटर है। अब इससे बड़ी अगर हम लोग एक सेलेस्टियल बॉडी की बात करें वो है मिमास। मिमास का डायमीटर है 396, और मिमास एक सैटेलाइट है। जैसे हमारा मून है, जैसे हमारा चांद है, वैसे मिमास सैटर्न का एक चांद है, उसका साइज है 396 किलोमीटर इन डायमीटर। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कितना बड़ा है। इनफैक्ट ये पहली बार चर्चा का विषय नहीं बना है। 2010 से बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन दैट इज C2014 UN 271, ये भी नाम अगर आप याद रखोगे तो काफी आपकी मदद होगी, राइट। स्पेशली स्टेट PSC वगैरह में भी 2010 से ही इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च तब से ही शुरू है। रिसर्चर्स काफी इंटरेस्ट से इसको देख रहे हैं क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। और रिसेंटली हबल टेलीस्कोप ने
कुछ पिक्चर्स भेजे हैं इस कॉमेट जिसकी जिसकी वजह से साइज कैलकुलेट कर चुके हैं बाय द पिक्चर्स दैट आर सेंट। 5 इमेजेस वर टेकन बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसको कंप्यूटर मॉडलिंग के साथ जोड़कर, जो इमेजेस थे, ग्रेनिंग इमेजेस थे, उनके साथ जोड़कर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है 80 माइल्स, क्योंकि हम लोग किलोमीटर बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर के आसपास इसका डायमीटर है। इतना बड़ा ये कॉमेट है, इतना बड़ा धूमकेतु है। अब सवाल ये उठता है, क्या अर्थ को खतरा है? ऑफ कोर्स नॉट, अर्थ को उतना खतरा नहीं। अब अगला सवाल, बर्नार्डिनली बर्नस्टीन जो कॉमेट है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? अब नाम से ही पता चल रहा है, इसको डिस्कवर किया था दो लोगों ने, पेड्रो बर्नार्डिनेली, गैरी बर्नस्टीन, दो लोगों ने मिलकर। इन्होंने जो आर्काइवल इमेजेस थे, डार्क एनर्जी सर्वे इन चिली, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है चिली में, वहां पे इमेजेस को देखकर स्टडी करके इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉमेट की डिस्कवरी की थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा है बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये साइंटिस्ट किस देश से है, क्या हमें जानने की जरूरत है? नहीं, इतना ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट? लेकिन बर्नार्डिनेली नाम से आपको क्या लग रहा है, किस देश से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बर्नार्डिनेली, द नेम्स दैट एंड विद आई, किस देश से होते हैं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन, राइट? अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नवंबर 2010 में ही इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन साइंटिस्ट इसके ऊपर और भी रिसर्च कर रहे थे, और रिसेंटली इसके जो पिक्चर्स आए हबल टेलीस्कोप से, इसकी वजह से इसका साइज बताया जा रहा है अराउंड 80 माइल्स। और ये एक लॉन्ग ट्रैवलिंग कॉमेट है। लॉन्ग ट्रैवलिंग मतलब, देखिए कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु एक सेलेस्टियल स्पेस बॉडी है जो सन का चक्कर लगाता है। हम भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, यानी हम मतलब अर्थ, राइट? प्लैनेट अर्थ भी सन का चक्कर लगा रहा है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। वैसे ही ये जो धूमकेतु होता है, कॉमेट होता है, वो भी सन का चक्कर लगाता है। लेकिन ये लॉन्ग ट्रैवलिंग कॉमेट है विच हैज ओरिजिनेटेड अपेरेंटली फ्रॉम ऊर्ट क्लाउड, राइट? तो अब हम लोग जान चुके हैं ये बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट है क्या। चलिए इस चीज को भी डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया है कि एक धूमकेतु है, बहुत बड़ा धूमकेतु है। अब तक का जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट कॉमेट इज दिस कॉमेट, राइट? UN-271। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस चीज के इर्द गिर्द हमें क्या पढ़ना है, प्रिलिमिनरी में डायरेक्टली सवाल आएंगे नहीं, आपको किस तरह के सवाल आ सकते हैं, लेट्स डीकंस्ट्रक्ट। यही जरूरी चीज होती है प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन में। अगर आपने एक न्यूज देख ली, उस न्यूज में से फॉर प्रीलिम्स मुझे क्या चीजें उठानी है, क्या चीजें पढ़नी है, किन चीजों पे फोकस करना है, ये बहुत जरूरी चीज। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कॉमेट क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, क्योंकि धूमकेतु जानना बहुत जरूरी है। धूमकेतु कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग ट्रैवलिंग कॉमेट था। ये लॉन्ग ट्रैवलिंग कॉमेट क्या होता है? अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग कॉमेट है, इसका मतलब है कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग कॉमेट भी होगा। तो ये दोनों कहाँ से आते हैं? अगर हम लोगों ने देखा है इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, देखिए हबल टेलीस्कोप से डिटेक्ट करते, तो हम लोग हबल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नॉर्मली इनका अंतर क्या है फ्रॉम एस्टेरॉइड्स। अब ये क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स, राइट? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, धूमकेतु क्या होता है। और देखिए अगर स्पेस से जुड़ी हुई कोई भी चीज पढ़नी है, द बेस्ट सोर्स इज इसरो वेबसाइट एंड नासा वेबसाइट। आप यहाँ पे जाइए, डायरेक्टली एकदम जेन्युइन आपको डेटा मिलेगा, रिलायबल डेटा वहाँ पे मिलेगा। डायरेक्टली गो टू नासा वेबसाइट और इसरो वेबसाइट। थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपके पास समय नहीं है देन यू कैन रेफर समथिंग एल्स, बट गो ऑलवेज टू जेन्युइन सोर्सेस। अब ये कॉमेट है क्या, धूमकेतु है क्या? धूमकेतु कुछ इस तरह की चीज दिखती है जहां पे आपको एक कोर चीज दिखेगी और उसके पीछे एक लंबी टेल दिखेगी, राइट? ये क्या है? ये एक स्पेस बॉडी है जहां पे डस्ट और आइस इसमें मिले होते हैं। एक कोर है, यहाँ पे मोस्टली आइस होता है, और आइस और डस्ट का एक कोर होता है जो सन का एक चक्कर लगाता है, जैसे मूव हो रहा है उसकी एक टेल डेवलप हो जाती है। और इन्हें एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक एक बार चक्कर लगाता है। आप जानते हैं कि हेलिस कॉमेट इट कम्स आफ्टर सम ईयर्स, स्पेसिफिकली आफ्टर सम ईयर्स, क्योंकि उनके भी ऑर्बिट में जब वो चक्कर लगाते हैं उनका भी एक टाइम पीरियड है। तो ये कहा जाता है कि धूमकेतु जो है वो लेफ्ट ओवर्स है। जब हमारा सोलर सिस्टम बना, जब बिग बैंग हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो उसमें से जो भी लेफ्ट ओवर चीजें थी, छोटी मोटी चीजें थी, डस्ट, आइस, जो भी लेफ्ट ओवर थिंग्स, दे कॉन्स्टिट्यूट दीज कॉमेट्स, राइट? तो कॉमेट एक धूमकेतु है, लेफ्ट ओवर ऑफ सोलर सिस्टम विच बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सवाल है कॉमेट के क्या क्या भाग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमेट का एक न्यूक्लियस होता है। कॉमेट का न्यूक्लियस आइस होता है, बेसिकली सॉलिड फ्रोजन कोर, सॉलिड आइस
डस्ट और आइस मिलके ये कोर बनता है और ये एक ऑर्बिट में मूव होता है। आपको थोड़ी देर पता चलेगा कि ऑर्बिट में मूव कैसे होता है, लेकिन जब ऑर्बिट में मूव होता है तो हमें एक ही टेल दिखती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि किसी भी कॉमेट के दो टेल होते हैं, दो टेल होते हैं। एक होता है डस्ट टेल और एक होता है आयन टेल, राइट। बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये दो टेल्स आपको आ जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो कोर है, न्यूक्लियस ये जैसे मूव होता है उसके ऑपोजिट साइड में एक कोमा बन जाता है और कोमा से ही आपको धीरे धीरे उसकी दो टेल्स दिखाई देती है। ऑलराइट, सो दीज आर द टू थिंग्स। और मेनली कॉमेट की जो टेल आती है या फिर कॉमेट की जो मोशन है, उसकी मूवमेंट है, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नॉट जस्ट ऑफ द सन का ग्रेविटेशन फोर्स तो है ही है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अदर प्लैनेटरी बॉडीज ऑल्सो, अदर प्लैनेट्स एंड अदर बॉडीज एज वेल। इसीलिए आपको टेल दिखाई, इसलिए धूमकेतु का एक टेल होती है, राइट, ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू कॉमेट्स हैव टेल? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन का जब चक्कर लगा रहे हैं, राइट, तो सन, सोलर विंड, सनलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दे टेंड टू क्रिएट अ टेल। वो एक ट्रेल छोड़ जाते हैं, एक ट्रेल ऑफ डस्ट, एक ट्रेल ऑफ आयंस, ट्रेल ऑफ फ्रोजन आइस, इसीलिए आपको ये टेल दिखाई देती है। क्लियर? अब इसके अलावा कॉमेट आते कहां? सर धूमकेतु आते कहां से? देखिए, दो तरह के धूमकेतु होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, एक होते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट। जब भी हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का, अगर हम लोग ये देखें कि सन है और ये है दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट्स, ये है मर्क्यूरी का ऑर्बिट, वीनस का ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट, राइट। तो एक बहुत ही एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कॉमेट का। तो कॉमेट कुछ इस तरह के ऑर्बिट में जाता है और जैसे सन का चक्कर लगाए तो फिर वापस घूमता है। और इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, यानी कि समय है। अब जैसे हमारा है 365 दिनों में हम लोग सन का एक चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इनका भी एक टाइम पीरियड होता है, सालों लगाते, सदियां लग जाती है इनको एक चक्कर लगाने। तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट जो होते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो 200 साल में एक बार सन का चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, 200 साल। और ये निकलते हैं कुइपर बेल्ट से। आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम कुइपर बेल्ट। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कुइपर बेल्ट कहां पे है, लेकिन आपको ध्यान रखना है लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स वो है जिनकी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, सालों लग जाते हैं इन्हें चक्कर लगाने में, राइट। दे आर ऑलमोस्ट 50 टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम सन, कुइपर बेल्ट से भी बहुत दूर है, और ये निकलते हैं ऊर्ट क्लाउड से। अभी तक का जो कॉमेट विद द लॉन्गेस्ट नोन ऑर्बिट इज अबाउट 250,000 ईयर, यानी कि 2.5 लाख साल में एक बार चक्कर लगाने वाला कॉमेट हमें पता है, ठीक है। तो दो तरह के कॉमेट है, शॉर्ट पीरियड कॉमेट वो निकलते हैं कुइपर बेल्ट से, लॉन्ग पीरियड कॉमेट वो निकलते हैं ऊर्ट क्लाउड से। अब ये है कहां? ये है इसका पिक्चर, आप देख सकते हो, यहां पे है सन, ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ का ऑर्बिट है ये। तो आपको नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद आपको यहाँ पे कुइपर बेल्ट मिलता है, इस कुइपर बेल्ट में से शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स निकलते हैं, और ये हमारा प्लैनेटरी रीजन है। ऊर्ट क्लाउड उससे भी दूर है, यहां से आपको लॉन्ग पीरियड प्लैनेट्स निकलते हैं, और ये जो हम बात कर रहे हैं बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट, ये ऊर्ट क्लाउड से ही निकला हुआ है। ऑलराइट, अब एक और सवाल बनता है कि सर व्हाट ब्रिंग्स दिस कॉमेट नियर टू अर्थ, ताकि हम लोग इसको अर्थ से देख सकते हैं। तो ये अर्थ के पास क्यों आता है? क्या ये अर्थ से आके टकराने वाला है? नहीं। फिर ये अर्थ के इतना करीब क्यों आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट एंड ग्रेविटी ऑफ अ स्टार, बोथ ऑफ देम दे पुल द कॉमेट। कुइपर बेल्ट, कोई देखिए, अब कुइपर बेल्ट से आया, फिर ऊर्ट क्लाउड से आया, वहां से निकलेगा, सन का एक चक्कर लगाएगा और वापस वहीं से फिर चक्कर लगाता हुआ जाएगा। इट रीचेस कुइपर बेल्ट, इट्स लाइक द होम। लेकिन बीच में इट रिफ्लेक्ट्स, देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ स्टार, इसीलिए पुलिंग की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि अर्थ की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही अर्थ की सोलर सिस्टम की रेंज में आ जाएगा तब हमें ये जरूर दिख जाता है। ऑलराइट, सो ग्रेविटी डज प्ले अ रोल ऑन कॉमेट्स, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब एक और सवाल उठता है, सर कौन से मिशन गए हैं कॉमेट? क्या कॉमेट पे कोई मिशन जा चुका है? नासा का, इसरो का तो कोई मिशन नहीं गया है। ये मैं आपको क्यों डेटा बता रहा हूँ, देखिए कई बार सिंपल से सवाल आ जाते हैं, सिंपल से सवाल जहां पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फ्रॉम नॉट अराउंड 2014 में एक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में एक सवाल आ गया था, जहां पे 3 मिशन दिए गए हैं और कहाँ पे वो डेस्टिनेशन कहाँ पे या फिर इंटेंडेड रिसर्च कहाँ पे जा रही है। वीनस के लिए मिशन गया है क्या, मून के लिए मिशन गया है क्या, मार्स के लिए मिशन गया है क्या? वैसे कॉमेट के लिए कोई मिशन गया है क्या? बिल्कुल, कॉमेट के लिए मिशन निकले हैं। न्यू हॉराइजन्स
जो है स्पेसिफिकली कॉमेट नहीं लेकिन कुइपर बेल्ट स्टडी के लिए गया है। डीप इम्पैक्ट मिशन पहले जा चुका है, रोजेटा मिशन जा चुका है, रोजेटा मिशन ऑन कॉमेट चुरुमोव, राइट। इसके अलावा कॉन्टोर, जेनेसिस, स्टारडस्ट, डीप स्पेस वन, गैलीलियो, जियोटो, आइस, एक है साकीगेक। साकीगेक इज जापानीज आइसास मिशन टू कॉमेट हेली। कॉमेट हेली काफी प्रोमिनेंट है, कॉमेट हेली पे बहुत सारे मिशन जा चुके हैं। साकीगाके, सुइसे, वेगा 1, वेगा 2, ये सारे कॉमेट हेली को भी जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लिस्ट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मिशंस टू कॉमेट, यानी कि धूमकेतु के ऊपर भी हम लोगों ने मिशंस भेजे, नासा ने मिशंस भेजे, दूसरे स्पेस एजेंसी ने मिशंस भेजे हुए। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि एक अगर एक स्टेटमेंट आ जाए, नो स्पेस मिशन हैज टिल नाउ रीच्ड अ कॉमेट, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं किससे हम लोगों ने डेटा लिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक हमें ये जो बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट था, इसका साइज पता नहीं था, लेकिन हमें इस हबल टेलीस्कोप ने 5 इमेजेस भेजी, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजी, जिसको कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू हम लोगों ने देखा और बताया कि 80 मील के आसपास इस कॉमेट का डायमीटर है। तो ये हबल टेलीस्कोप है क्या? हबल टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने बिल्ड किया है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इनफैक्ट ये नासा का जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप था, जिसका नाम दिया गया था आफ्टर एडविन पी हबल। अब ये एडविन पी हबल कौन है? एडविन पी हबल ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम बना है, सोलर सिस्टम यूनिवर्स जो बना है, इट इज बिकॉज ऑफ बिग बैंग, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स बना, सोलर सिस्टम बना, और इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग। उस बिग बैंग का जो इफेक्ट है अभी तक चल रहा है और धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो हम लोगों ने टेलीस्कोप भेजा है अंतरिक्ष में, लार्ज स्पेस टेलीस्कोप है, 1990 में इसको लॉन्च किया था। इसमें 2.4 मीटर का एक मिरर है और यहाँ पे 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स है, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग, विजिबल इमेजिंग, नियर इंफ्रारेड इमेजिंग, इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारी इमेजिंग करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, अब हबल टेलीस्कोप 1990 में गया था, सर अभी भी कैसे चल रहा है? हबल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप था जिसको एस्ट्रोनॉट्स सर्विस कर सकते हैं और अभी भी ये इन सर्विस है। 5 बार अलग अलग स्पेस शटल मिशन इसको सर्विस कर चुके हैं। अभी भी ये हमें स्पेस से रिलेटेड स्टडी, स्पेस से रिलेटेड इमेजेस रिसर्च में मदद कर रहा है। और इसी हबल टेलीस्कोप ने हमें अभी इमेजेस भेजी है ऑफ द कॉमेट बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट। ऑलराइट, तो इसी की डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने बताया कि 80 मील इसका डायमीटर है। अब इसके अलावा सवाल किस तरह के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं ऑन मिशंस, क्योंकि कॉमेट का कोई स्पेसिफिक मिशन नहीं था इसलिए मैंने सवाल नहीं दिया, लेकिन कॉमेट से जुड़ा हुआ एक सवाल आ गया था सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011 में। अब ये किसी स्पेसिफिक कॉमेट पे नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि परहैप्स बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट से जुड़ा हुआ सवाल ना आए या फिर उस नाम से जुड़ा हुआ कोई मेंशन ना आए, लेकिन इन जनरल कॉमेट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने कॉमेट के बारे में सारी चीजें जानी, कुइपर बेल्ट क्या होता है, ऊट क्लाउड क्या होता है, कॉमेट की टेल क्यों होती है, कितनी टेल होती है, सारी चीजें हम लोगों ने जानी। सवाल यह आया था 2011 में, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट के बीच अंतर क्या है? 3 स्टेटमेंट दी गई थी। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, कॉमेट्स आर फ्रोजन गैस हेल्ड बाय रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, कॉमेट्स वीनस एंड मर्क्यूरी के बीच मिलते हैं। तो एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट, अभी तक आपने इसको देख लिया होगा। कॉमेट्स शो परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड्स डू नॉट, राइट। तो कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो आप मुझे इस चीज का जवाब जरूर बताइएगा। डू लेट मी नो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट लेट अस एंड दिस डिस्कशन ऑफ कॉमेट, राइट। कॉमेट्स के बारे में डिस्कशन एंड करते हैं बाय नोइंग द स्पेस बॉडीज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एस्टेरॉइड और कॉमेट का एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन दूसरे बॉडीज भी हमें जानना जरूरी हो जाता है। स्टार क्या होता है? वी ऑल नो स्टार इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। स्टार एक स्पेरिकल सेलेस्टियल बॉडी है जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से खुद को एनर्जाइज करता है, परपेचुअल रिएक्शन में जाता है, जैसे कि सन। जैसे सन है हमारा, सूरज एक तारा ही जो हमें एनर्जी देता है। सो रात में जो तारे चमकते हैं, ईच एंड एवरी स्टार इज लाइक अ सन इन इट्स ओन सिस्टम, इन इट्स ओन सोलर सिस्टम और वॉट एवर द नेम इट इज, राइट। इसके अलावा प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स मतलब जो हमारे ग्रह हैं, हम जानते हैं कि 8 ग्रह हैं हमारे, राइट। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, राइट। अब प्लैनेट्स बड़े बॉडीज है जो रिवॉल्व होते हैं उस स्पेसिफिक स्टार के इर्द गिर्द। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में
केंद्र बिंदु है सूर्य। सूर्य के इर्द गिर्द हमारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। वैसे ही बहुत सारे सिस्टम्स हैं, यानी कि अगर हम लोग जो स्टार्स की बात कर रहे हैं, हर एक स्टार के इर्द गिर्द उसके खुद के प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अभी भी हम जानते नहीं कि कितने ग्रह हैं। नासा इसी में लगा हुआ है। बहुत सारे आउटर सिस्टम्स हम लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं, आउटर सिस्टम्स के प्लैनेट्स के नाम रखे हुए हैं, राइट। इसके अलावा सैटेलाइट होता है। अब देखिए सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट या तो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है, अर्थ का मून है। सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, यानी कि उस ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो जैसे नेचुरल सैटेलाइट्स है वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होंगे। अब देखिए इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जब ये लोग लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, तो क्या है, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसके अलावा कॉमेट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन डीपली की, कॉमेट्स, धूमकेतु के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट में आपको आईसी ऑब्जेक्ट मिलता है बिल्कुल, लेकिन एस्टेरॉइड क्या है। एस्टेरॉइड समझ लीजिए एक पत्थर है। इट इज अ सॉलिड बॉडी, स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लैनेट और स्मॉल प्लैनेट्स देमसेल्फ। छोटे छोटे प्लैनेट भी होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस दी बिग एस्टेरॉइड्स, बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। और प्लूटो टू अ लार्ज एक्सटेंट हैज बिकम अ प्लैनेटॉइड, राइट। एस्टेरॉइड्स मतलब एक सॉलिड रॉक मटेरियल विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और आपको ध्यान रखना है, जब मैंने एस्टेरॉइड बताया, हमारे जो सोलर सिस्टम में है जो भी सेलेस्टियल बॉडीज रहेंगी, दे आर एब्सोल्युटली अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे ज्यादा फोर्स होता है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए सन का चक्कर लगाते हैं एस्टेरॉइड्स भी। एस्टेरॉइड्स के अलावा हमारे पास मिटियोर्स और मिटियोराइट्स भी होते हैं। मिटियोर मतलब उल्का, राइट। आपने उल्का का नाम सुना होगा। मिटियोर या फिर मिटियोराइड जो है, शूटिंग स्टार जो हम लोग कहते हैं, जैसी एक मिटियोर है, मिटियोराइड यानी कि छोटा सा सॉलिड फ्रैगमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आ जाता है तो एक बर्निंग लाइट आती है, जो हम लोग टूटता तारा कहते हैं। और टूटता तारा नहीं है, वो मिटियोर है, मिटियोर शार या फिर उल्कापात जिसको कहते हैं। अगर वो मिटियोर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हिट हो जाए, वो बन जाता है मिटियोराइट। मिटियोराइट मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी जो जमीन पे आकर गिरी है। बहुत बार आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा कि एक मिटियोराइट का टुकड़ा मिला है, राइट, उल्कापात से बचा हुआ टुकड़ा। रिसर्चर्स उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उन सब चीजों की रिसर्च से हमें पता चलता है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द स्पेस बॉडीज, राइट। तो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन अबाउट द कॉमेट। इससे आई होप कि आपको आइडिया आ चुकी है कि कैसे हमें तैयारी करनी होती है ऑफ एनी करंट अफेयर्स टॉपिक, कैसे उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है, किन पेरिफेरल टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। चलिए, बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट की डिस्कशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेस मिशंस के बारे में। स्पेस मिशन और उनकी थोड़ी सी डिटेल्स हम लोग लेते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट प्रोजेक्ट नेत्रा। ये काफी चर्चा का विषय बना है प्रोजेक्ट नेत्रा। आपको ध्यान रखना है, ये एक इसरो का प्रोग्राम है। सबसे पहले नेत्रा की डिस्कशन से भी पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। जब भी किसी स्पेस मिशन की बात करें, स्पेस प्रोग्राम की बात करें, तो आपको वहां से कौन सा डेटा जरूरी होता है, कैसे हम लोग इसको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट नेत्रा। फिर ये प्रोजेक्ट किसका है, आप जानते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग स्पेस एजेंसी से। इंडिया की इसरो है, यूएसए की नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जाक्सा है, राइट। फ्रांस की उनकी खुद की स्पेस एजेंसी है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्पेस एजेंसी है। तो किसने क्या लॉन्च किया है ये जरूरी हो जाता है। अब रही बात प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से जुड़ा हुआ क्या कोई चीज है जो हम लोग डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बस यही चीज आपको फोकस करनी है, क्योंकि बहुत बार सिंपल से फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि नेत्रा किस इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्ट है, इसरो का है या फिर नासा का है या फिर ईएसए का है या फिर जाक्सा का है। 4 ऑप्शंस। नेत्रा वुड बी रादर इजी क्वेश्चन हियर। अगर मैं आपसे पूछूं ऑन द बैक ऑफ माइंड, आर्टेमिस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, या फिर किस स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है आर्टेमिस। यहाँ पे इसरो तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसरो के अलावा कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो ये लॉन्च कर रही है। तो कुछ इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रोजेक्ट नेत्रा इसरो ने लॉन्च किया। अब नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। नेत्रा मतलब आंख, ये है हमारी आंख। इस आंख से हम लोग क्या देख रहे हैं, इस आंख से हम लोग देख रहे हैं स्पेस डेब्री, यानी कि स्पेस के अंदर जो डेब्री बन रहा है, मैं कहूंगा स्पेस का कूड़ा या फिर स्पेस का कचरा, जो सैटेलाइट ब्रेक होने के बाद आजकल हम लोग एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात कर रहे हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन इंडिया ने भी एक टेस्ट किया हुआ है। एंटी सैटेलाइट वेपन आपने टेस्ट कर दिया, यानी कि एक सैटेलाइट को आपने तहस नहस कर दिया। अब जब सैटेलाइट तहस नहस हो गया, उसके जो बचे कुछ पार्ट्स है वो कहाँ पे है,
वो स्पेस में ही घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेस डेब्री। और हमारा जो प्रोजेक्ट है नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट, इसरो का जो है, ये हमारा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो स्पेस में डेब्री है, यानी कि स्पेस का जो कूड़ा है, स्पेस का जो कचरा है, वो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स को खतरा ना बने। देखिए, अगर स्पेस का ऑब्जेक्ट है, छोटी सी भी ऑब्जेक्ट हो स्पेस में, दैट मूव्स एट बिग स्पीड, और जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी, छोटा सा मास भी हो तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा बन जाता है। तो अगर उस मोमेंटम से अगर इंडियन सैटेलाइट पे हिट कर जाए तो इंडियन सैटेलाइट तहस नहस हो सकता है। तो इसीलिए इसरो नेत्रा बना रहा है, जहां पे हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज बनाएंगे, रेडार्स रहेंगे, टेलीस्कोप्स रहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेगी, कंट्रोल सेंटर रहेगा, जिससे हम लोग एक हमारी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाएंगे, यानी कि स्पेस में कहाँ कहाँ डेब्री है, उस डेब्री से क्या हमारे सैटेलाइट्स को खतरा है क्या। नेत्रा, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी स्पेस की आंख होगी, जहां पे हम लोग स्पेस को कंटिन्यूसली देखते हुए रहेंगे। स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट जो रहता है 10 सेंटीमीटर का भी अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको भी एसेस कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को भी हम लोग देख सकते हैं, और क्या वो हमारी सैटेलाइट के लिए खतरा बन सकता है, ये हम लोग एसेस कर सकते हैं नेत्रा से। और नेत्रा का जो अल्टीमेट गोल है वो है टू कैप्चर द जियो सीन्स एट 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे हमारा जियो ऑर्बिट है, यानी कि जियो ऑर्बिट का सर्विलियंस करना हमारा उद्देश्य है। ऑलराइट, अभी फिलहाल 2000 किलोमीटर कैपेसिटी, हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जियो ऑर्बिट में भी जो भी स्पेस डेब्री है उसको हम लोग देखें, और अगर हमारे सैटेलाइट को कोई खतरा है तो हम अपने सैटेलाइट को मैन्यूवर करके उसको बचाएं। दैट इज द अल्टीमेट इंटेंशन। ऑलराइट, अब नेत्रा से जुड़ा हुआ जब हम लोग डीकंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमें एक कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू स्पेस डेब्री, यानी कि स्पेस का जो कूड़ा है। स्पेस डेब्री से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी हो जाता है। सिंपल सा सवाल बन सकता है, केस्लर सिंड्रोम किससे कनेक्टेड है। अब ये कोई बीमारी नहीं है, आपको ध्यान रखना, राइट। बहुत सारे सिंड्रोम्स दे आर मेडिकली कनेक्टेड, लेकिन केस्लर सिंड्रोम इट इज नॉट कनेक्टेड टू ह्यूमन बॉडी, इट इज कनेक्टेड टू स्पेस। और ये केस्लर सिंड्रोम है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अर्थ, ये है अर्थ के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में इतना कचरा बन चुका है, इस कचरे की वजह से केस्लर सिंड्रोम हो सकता है। अभी केस्लर सिंड्रोम है क्या, इस केस्लर सिंड्रोम को जो नाम दिया गया दैट इज आफ्टर नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केस्लर, जिन्होंने 1978 में एक हाइपोथेटिकल आइडिया बताई। इन्होंने बताया कि एक समय होगा जब स्पेस में, हमारे ऑर्बिट्स में इतना ज्यादा कचरा होगा, कूड़ा होगा, यानी कि स्पेस डेब्री होगा, जब एक कॉलिजन हो जाए वो सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन्स बना सकता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हो कि अगर समझ लीजिए एक छोटा सा पार्टिकल है जिसने जाकर इस सैटेलाइट को मार दिया, तो ये सैटेलाइट के टुकड़े हो जाएंगे। इस सैटेलाइट के जो टुकड़े हैं वो भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे इस फ्लाइट को मार देंगे, जो एयरक्राफ्ट है या फिर जो स्पेसक्राफ्ट है उसको मार देंगे। इससे भी डेब्री निकलेगा, तो उसका भी जो डेब्री है वो जाकर आगे वाली सारी चीजों को कंटिन्यूसली तहस नहस करता रहेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया था केस्लर सिंड्रोम, ये बहुत जरूरी बन जाता है अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग स्पेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट कर रहे हैं, तो स्पेस डेब्री बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और एक समय ऐसा हो सकता है कि केस्लर सिंड्रोम रियलिटी भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार कॉलिजन हो गई, उस कॉलिजन से और भी ज्यादा चीजें बनेंगी, और भी ज्यादा चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होती हुई जाएंगी, तो बम्बार्डमेंट कंटिन्यूअस होता जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड रिस्क हो सकते हैं पूरी अर्थ के लिए। दैट इज द आइडिया ऑफ केस्लर सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा, केस्लर सिंड्रोम पे भी सवाल आ सकते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट नेत्रा के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सोमार्स मिशन 2022 के बारे में। एक्सोमार्स मिशन मैं कहूंगा इनकम्प्लीट है, हाफ कंप्लीट है, तो इसके बारे में हम लोग अपडेट लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी डेटा है एंड इट इज कनेक्टेड टू द रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो। चलिए बात करते हैं एक्सोमार्स मिशन 2022 के बारे में और इसकी अपडेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिले हो चुका है अंटिल 2022 सितंबर तक ये डिले हो चुका है। ऑल्दो जुलाई 2020 तक खत्म होना था, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया रशिया यूक्रेन वॉर से भी जुड़ा हुआ। सबसे पहली चीज, ये एक्सोमार्स मिशन किसका है और ये है क्या? अब नाम से पता चल रहा है मार्स, यानी कि मार्स की कुछ स्टडी होने वाली है। एक्सोमार्स मिशन 2 स्पेस एजेंसीज का प्रोग्राम है, एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दूसरी है रशियन स्पेस एजेंसी। और इस पूरे एक्सोमार्स मिशन में भी 2 भाग थे, जिसका पहला भाग खत्म हो चुका है 2016 में ही, पहला भाग इसका खत्म हो चुका है, विच वॉज आई वुड से हाफ सक्सेस और पार्शियल सक्सेस। इस पहले मिशन में प्रोटॉन M रॉकेट इस्तेमाल किया गया था 2016 में, जहां पे एक ऑर्बिटर यानी कि मार्स के इर्द गिर्द एक ऑर्बिटर भेजा गया है जो मार्स की
ट्रेस गैस, मार्स के एटमॉस्फेयर में जो ट्रेस गैसेस है उसकी स्टडी करेगा। और एक लैंडर भी था, शियापैरेली लैंडर भी भेजा गया, लेकिन ये मैंने आपको बताया हाफ सक्सेस था, क्योंकि ये लैंडर फेल हो चुका था और ये ऑर्बिटर अभी भी मार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ऑलराइट, सो यूरोपियन ट्रेस गैस ऑर्बिटर इज स्टिल ऑपरेशनल, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको अभी लग रहा होगा सर ये जो एक्सो मार्स मिशन है, एक्सो मतलब एक्सो बायोलॉजी ऑफ मार्स, एक्सो बायोलॉजी मार्स की स्टडी करनी है, यहाँ पे यूरोप और रशिया कैसे पार्टनर्स बने। आपको ध्यान रखना है, रशिया से पहले यूरोप का पार्टनर था नासा, लेकिन 2012 में नासा ने इससे एक स्टेप बैक लिया क्योंकि उनकी बजटिंग प्रॉब्लम चल रही थी, तो तभी रशिया की रॉसकॉस्मोस यहाँ पे पार्टनर बन चुकी। तो रॉसकॉस्मोस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों पार्टनर है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है अभी डिले हो चुका है। सेकेंड पार्ट हैज बीन डिलेड, सेकेंड पार्ट डिलेड टिल सितंबर 2022, उसके आगे भी डिले हो सकता है क्योंकि जुलाई 2020 तक ही खत्म होना था, बट इट हैज बीन पोस्टपोन्ड नाउ। और इस सेकेंड फेज में एक रोवर और एक सरफेस प्लेटफॉर्म भेजा जाने वाला था, क्योंकि देखिए रोवर मतलब जो मार्स की सरफेस पे मूव हो सकता है, और एक सरफेस प्लेटफॉर्म भी साथ में भेजा गया है, क्योंकि 2 मीटर तक मार्स का सरफेस ये लोग डिग करने वाले हैं ताकि उस पर रिसर्च करें। मार्स का जो टेरेस्ट्रियल सरफेस है उसको रिसर्च करने के लिए इन दोनों चीजों को भेजा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जून 2023 में रॉसमॉस्कोस का लैंडर जो है काजाचॉक, it was due to deliver ESA Rosalind Franklin over the Martian surface। अब ये डेडलाइन भी आगे जाके डिले हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अगेन एक्सो मार्स मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, हाफ कंप्लीट है। इसका जो मेन उद्देश्य है एक्सो बायोलॉजी ऑफ मार्स को स्टडी करना है, और इस एक्सो बायोलॉजी से इसका सबसे अल्टीमेट गोल है इज देयर लाइफ ऑन मार्स, ये स्टडी करना है। इसीलिए मार्स एक्सो मिशन या फिर एक्सो मार्स मिशन लॉन्च किया जा रहा था। हाफ ऑफ दैट इज ऑलरेडी कंप्लीट इन 2016 itself। 2020 में सेकेंड पार्ट जाने वाला था, डिले हो चुका है, अभी युद्ध के चलते और भी ज्यादा डिले हो रही है इसमें। क्लियर, राइट। इस मिशन के बाद चलिए चर्चा करते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। अब आर्टेमिस मिशन अगेन ये प्लान्ड मिशन है, ऑलराइट, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे भाग हैं, 2024 तक ये मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन आर्टेमिस मिशन सबसे पहले मिशन किसका है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज नासा मिशन। और इस नासा मिशन का उद्देश्य क्या है, कहां पे ये मिशन भेज रहे हैं। आर्टेमिस मिशन इज बीइंग प्लान्ड फॉर द मून, यानी कि चांद पे। और पहली बार नासा का उद्देश्य ये है कि फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर विल बी सेंट ऑन मून। ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर वुड बी सेंट ऑन मून। अगर आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप ये आर्टेमिस प्लान को डाउनलोड कर सकते हो, नासा की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज दिस प्रोग्राम इन शॉर्ट। ऑलराइट, ये नासा का ऐसा प्रोग्राम है जहां पे पहली महिला को भेजना चाहते हैं एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर दे वांट टू सेंड बाय 2024। आर्टेमिस का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन। आपको ध्यान रखना है, मून का मिशन तो है, लेकिन मून कैसे सन के साथ इंटरैक्ट करता है ये स्टडी करने वाले। क्यों, क्योंकि देखिए अर्थ के ऊपर तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मून के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मून कैसे इंटरैक्ट करता है विद द सोलर रेडिएशन, विद द सोलर पार्टिकल्स, ये स्टडी करने वाले। साथ ही साथ ऑफ कोर्स ह्यूमन प्रेजेंस भी होगी मून के ऊपर। और इस मिशन को नाम दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, द मिशन इज नेम्ड आफ्टर आर्टेमिस। आर्टेमिस इज ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉडेस। प्लीज रिमेंबर ग्रीक, यहाँ पे कुछ और देश का नाम दिया जा सकता है, कोई और टर्म दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉडेस ऑफ मून। और ये कहा जाता है दैट आर्टेमिस वाज द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, द मेन ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग पीपल टू मून इज टू मेजर व्हाट हैपेंस व्हेन द सन्स रेडिएशन हिट्स द मून, बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मून। इस चीज को वो स्टडी करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अभी प्लान्ड है। इसके अंदर अलग अलग मिशन है। पहला मिशन है फर्स्ट CLPS मिशन, 2021 में फर्स्ट कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज की टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद एक वाइपर मिशन है, गोल्फ कार्ट साइज रोवर भेजा जाएगा। उसके बाद एक क्यूबसैट होगा, एक सैटेलाइट होगा, कैपस्टोन क्यूबसैट फॉर स्टडी ऑफ मून। उसके बाद आर्टेमिस 1 मिशन जाएगा। आर्टेमिस 1 याद रखिएगा, आर्टेमिस 1 अनक्रूड मिशन होगा, यहाँ पे लोगों को साथ में भेजा नहीं जाएगा। लेकिन आर्टेमिस 2 में 10 दिनों के लिए एक क्रू को भेजा जाएगा, टेस्ट फ्लाइट की जाएगी। और इवेंचुअली आर्टेमिस 3 2024 में यहाँ पे लोग जाएंगे
With confidence gained from Artemis 1 and Artemis 2, Orion and its crew will travel to moon, जहाँ पे there would be a woman and a person of color. Woman, that is a person of color, woman of color, right? तो ये है आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य. इनफैक्ट ये अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया. इस डिस्कशन से उन लोगों को भी काफ़ी मदद मिलेगी जो आगे जाकर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स है. आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से पता चल चुका है कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. ऑलराइट, सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. आज के सेशन के लिए लक्ष्य SNT का फर्स्ट सेशन आज समाप्त हो जाता है. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, डू प्रिपेयर वेरी वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.